वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपके साथ टीजीटी एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2018 का, प्रीवियस ईयर 2018 जो प्रीवियसली मतलब जब हुआ था 2018 में टीजीटी एसएसटी का DSSB दिल्ली का जो पेपर है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी, साइकोलॉजी और एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो 100 क्वेश्चन आए थे उनको हम करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके साथ जो पार्ट 1 है टीजीटी का जो 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें 100 जो पहले क्वेश्चन है वो आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो देख सकते हैं, वहाँ आपको वो मिल जाएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, डैश व्यवहार के जैविक आधार का परीक्षण करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यवहारात्मक तंत्रिका, ठीक है, जिसको हम बिहेवियरल न्यूरोसाइंस भी कहते हैं। हिंदी में ही मैं आपके साथ जो ये पेपर है डिस्कस करने वाला हूँ, इंग्लिश का नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में मतलब। सेकंड क्वेश्चन है, डैश मनोवैज्ञानिक विकारों के अध्ययन, पता लगाने और उपचार से संबंधित है। तो जो डैश यानी कि जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनका अध्ययन, उन्हें पता लगाना और उनके उपचार से क्या संबंधित है, तो ये संबंधित है क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि चिकित्सकीय मनोविज्ञान। बौद्धिक रूप से उपहार प्राप्त व्यक्ति वह है जिसका स्कोर निम्न में से है। यानी कि हमसे पूछा है कि जो इंटेलेक्चुअली जो गिफ्टेड है बच्चा है, गिफ्टेड व्यक्ति है, उसका जो स्कोर है IQ स्कोर वो कितना होता है, 130 से अधिक। वे कारक जो मानव और अन्य जीवों के व्यवहार को निर्देशित और ऊर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सहज प्रवृत्तियाँ। ये हमारे जो मानव व्यवहार है और अन्य जीवों का जो व्यवहार है उसको निर्देशित और ऊर्जित करते हैं, जो फिर बाद में मोटिवेशन के तौर पर जो है सामने आता है। पर जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सहज प्रवृत्तियाँ हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं जिसको हम। इसके बाद देखिए, ये कुछ क्वेश्चन इन्होंने पेडागोजी से, पेडागोजी, टीचिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी CDP जिसको बोल देते हैं, चिल्ड्रन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसके जो क्वेश्चन हैं इन्होंने कुछ शुरू में दिए थे। मैस्लो की आवश्यकता के अनुक्रम के अनुसार कौन सी प्रथम और आधारभूत आवश्यकता है। बस जो फर्स्ट और बेसिक नीड हमसे पूछी है अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैस्लो की थ्योरी में जो बेसिक नीड हमें बताई है वो है शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। किसे बुद्धिमान बेवकूफ़ कहा जाता था। बुद्धिमान बेवकूफ़ मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, क्योंकि कई बार इसने ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे इसका काफ़ी नुकसान हुआ था। जैसे दिल्ली से देवनागरी इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था। फिर दिल्ली से जो जितने भी लोग थे उनको ये ले करके गया देवनागरी, तो रास्ते में भी बहुत लोग मर गए और फिर 2 साल रहने के बाद ये उल्टा दिल्ली के लिए चला। तो देखिए, इसने ट्रैवलिंग में भी कितना टाइम अपना व्यर्थ किया कि दिल्ली से देवनागरी अपनी जो राजधानी उसको शिफ्ट किया और फिर वापस दिल्ली आया। ऐसे ही इसने क्या किया, जो सिक्के थे वो किसके बन चलवाए, गोल्ड के, गोल्ड के सिक्के इसने क्या है, सोने के सिक्के इसने जो है अपनी सोसाइटी है अपना, जब इसका राज था उसमें चलवाए। तो फिर सिक्कों पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ और जब पैसे की कमी हो गई तो फिर उन्हीं सिक्कों को वापस इसने जमा करवा लिया, जिससे जो लोग हैं वो भूखे मर गए। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि लोग जो है अकाल पड़ा हुआ था और इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। इसलिए इसको जो है बुद्धिमान बेवकूफ़, बुद्धिमान इसलिए क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, पर इसने जो डिसीजन लिए वो बेवकूफ़ों वाले लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक है जो इन्होंने इनको बुद्धिमान बेवकूफ़ कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश की जो स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ ले, क्योंकि DSSB ने अपनी नई वैकेंसीज निकाल दी हैं और जल्दी ही इनके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे।
डैश को भारतीय तोते के रूप में प्रसिद्ध था। तो अमीर खुसरो है जो भारतीय तोते के रूप में प्रसिद्ध था। किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णिम युग कहते थे? तो ये कहते थे कृष्णदेव राय के टाइम पर विजयनगर जो साम्राज्य था उसका जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड समझा जाता है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आपको ये याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। 3 ही युद्ध हुए हैं। हुमायूं को डैश वर्ष निष्कासन के रूप में गुजारने पड़े, यानी कि जो हुमायूं है वो उसने क्या राज किया था कि 1526 से 1530 तक तो बाबर ने राज किया था। फिर बाबर के पुत्र हुमायूं ने 1530 से 1540 तक राज किया हुमायूं ने। फिर जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध या जिसको हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो जो इसमें हुमायूं है वो बुरी तरह से पराजित हुआ और इवन उसको देश छोड़ करके भी भागना पड़ा था। तो वो जो है 15 साल अलग अलग देशों में रहा और वहाँ उसने सेना इकट्ठी करी और उसके बाद वो 1555 में वापस आया और शेरशाह सूरी के जो वंशज थे उन्हें हरा करके हासिल किया। तो इसका सही आंसर है 15 वर्ष। चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी है जो डैश वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? ये जो वस्तुएं हैं प्रतिस्थापक, यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर आप कई बार चाय नहीं होती तो चाय की जगह लोग कॉफ़ी पी लेते हैं और कॉफ़ी नहीं होती तो लोग चाय पी लेते हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो चाय है ये विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा होती है और जो कॉफ़ी है ये विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पर मैं आपके साथ अलग अलग सेक्शन के वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जैसे एसएसटी का हो गया। इसके अलावा जो पेडागोजी है, टीचिंग पेडागोजी, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, सभी के अलग अलग जो है मॉक टेस्ट सीरीज आपके साथ लेकर के आऊँगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आपको जो है आपको वो वीडियोस देख लेना और अगर आपको समझ में आए तो शेयर भी कर देना। अगला है, यदि मूल्य लोच 1 के बराबर है तो प्राइस इलास्टिसिटी, मूल्य लोच को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, अगर ये इक्वल है 1 के बराबर तो क्या होगा? तो होगा मांग एक लोचदार ही होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो इकोनॉमिक्स की तैयारी भी आपको करके जानी है और बाकी हम करेंगे भी। भूमि के अलावा किसी कारक द्वारा थोड़े समय के लिए अर्जित अतिरिक्त आय है, तो थोड़े समय के लिए जो अतिरिक्त आय है एक तरह से तो वो क्या है? बोनस है। सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल है, सर्वाधिक तरल पूछा है। मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल असेट्स, तो जो मनी है, धन है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट है। यदि वास्तविक रिवॉर्ड जोखिम के मान से अधिक है तो कंपनी को क्या सामना करना पड़ेगा? तो अगर वास्तविक रिवार्ड है जो जोखिम के मान से अधिक है तो कंपनी को लाभ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो रिवार्ड है वो ग्रेट है, उसकी वैल्यू अच्छी वैल्यू है रिस्क से, तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा ही होगा। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? तो इसमें जो है थोड़ा सा डाउट है, सुरक्षा का भी हो सकता है और चुनने का भी हो सकता है। अब बात आई शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट नहीं है, तो जो कमीशन है उसने इसका आंसर ऑप्शन डी माना था, पर फिर भी ये जो है ऑप्शन ए और बी सही हैं। 117वां जो क्वेश्चन है, डैश निधियों से संदर्भित है जो एक संगठन के पास अपने दैनिक परिचालनों के वित्त व्यवस्था के लिए होने चाहिए, तो ये होने चाहिए कार्यशील जो है कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ भी थे और काफ़ी इकोनॉमिक्स के सेक्शन से पूछे गए थे। एक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो किस श्रेणी में आएगा? तो वो आएगा
शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट में। महाप्रबंधन का पिता कौन है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? तो ये जो है हेनरी फॉयल को समझा जाता है। निम्न में से कौन सी प्रबंधन की प्रथम प्रक्रिया है? तो प्रबंधन अगर आपको करना है, प्रोसेस करनी है आपको मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आप प्लानिंग किसी चीज़ की करोगे। इसके बाद है, हम एक सांकेतिक दुनिया में रहते हैं और सांकेतिक संप्रेषण द्वारा अन्योन्य क्रिया करते हैं। यहाँ सांकेतिक संप्रेषण जो है सांकेतिक से संबंधित है, क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सांकेतिक संप्रेषण पूछा है विचार। विचारों को हम भाषा के माध्यम से कहते हैं, तो सांकेतिक जो संप्रेषण संबंधित है मूल तौर पर वो विचारों से संबंधित है। जनसंपर्क मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं प्राथमिक माध्यम हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? हमें इंटरटेनमेंट, मनोरंजन तो मिलता ही है। इसके अलावा हम जो है इनरिच होते हैं, एक तरह से संवर्धित होते हैं, हमें अलग अलग तरह की जो है ज्ञान मिलता है। हमें मनोरंजन तो मिलता ही, इसके अलावा नॉलेज बेस भी हमें बढ़ता है, जनसंपर्क की सूचनाओं के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। बट गुमराही और पथ भटकाव इनसे नहीं होता। 123वां क्वेश्चन, डैश वह विचार है जो यह प्रश्न उठाता है कि मानव व्यवहार केवल वास्तविक दुनिया में नियंत्रित प्रणालीगत पर्यवेक्षणों के माध्यम से ही निश्चित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुभववाद। अगला जो क्वेश्चन है, डैश हमें वह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हम हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सांस्कृतिक ढांचा। जो हमारा सांस्कृतिक ढांचा है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, वो हमें की रोल प्ले करता है कि हम क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सामाजिक ढांचा भी इसका आंसर हो सकता है दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पर फिर भी जो अगर बेस्ट की बात करें तो सांस्कृतिक ढांचा। जाति एक डैश संरचना है। जाति क्या है? एक भौतिक संरचना है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है। तो ये सोशल यानी कि सामाजिक संरचना है, क्योंकि समाज ने ही जाति का निर्माण किया हुआ है। हीरे निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो जो हीरे हैं ये ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश के पन्ना में। किस राज्य में 2006 में बर्ड फ्लू शुरू हुआ था? तो सबसे पहले जो बर्ड फ्लू की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में। 128 क्वेश्चन नंबर, डैश ऊर्जा कि ये जो एनर्जी होती है ये यूरेनियम और थोरियम से उत्पादित होती है, यानी कि यूरेनियम और थोरियम के जो कंपोजिशन से ये एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। डैश दूध का उच्च उत्पादक है। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर होता है? इंडिया में। 130, भारत में डैश क्षेत्र में तेजी से बढ़े हैं पिछले विशेष 4 से 5 दशकों के दौरान। तो इसमें जो है स्लम एरिया है ये काफ़ी तेजी से बढ़ा है। 131वां क्वेश्चन, उद्धव के विषय के साथ साथ राजनीतिक प्राधिकरण की प्रकृति पर प्राचीनतम या सबसे पहला सिद्धांत ये कहलाता है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, देवीय उत्पत्ति का स्थान। जो मॉडर्न स्टेट ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी आर.एम. मैकेवर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि 32 क्वेश्चन में ही कितने क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के सेक्शन से लिए गए हैं। लाभकारी करने का मानव का अधिकार कहलाता है, यानी कि मेंस राइट टू डू व्हाट इज़ वर्थ डूइंग इज़ कॉल्ड, कि क्या जो सही है, मेन आदमी का जो राइट है कि क्या सही है उसके लिए करने का, तो ये कहलाता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि वो स्वतंत्र है अपने लिए करने के लिए जो उसके लिए ठीक है, बशर्ते वो एक लिमिटेशन में हो, लोगों को वो हानि ना पहुंचाता हो, कानून के दायरे में हो। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि जो है ये 1919 में की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को, आपको याद रखना है। डैश मार्क्सवाद का आदतन किया गया संस्करण है।
इज अपडेटेड वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म, तो मार्क्सवाद का जो अपडेटेड वर्जन पूछा है वो है लेनिनवाद। प्राचीनतम साहित्य स्मारक ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है, तो ये 2000 ईसा वर्ष पूर्व। प्राचीन भारत में कृषि के लिए कौन से जानवर का सामान्यतः उपयोग किया जाता था, तो ये जो सामान्यतः किया जाता था बैल का उपयोग। एक अधिपति को सदैव जीत की इच्छा रखनी चाहिए, अन्यथा उसके दुश्मन उसके सैन्य रूप से उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये शब्द जो कहे थे ये कहे थे अकबर ने। भारत में सामान्यतः उगाए जाने वाला अनाज है, सामान्यतः तौर पर जो भारत में चावल और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत में योद्धा अपनी मर्दन के चारों ओर, मर्दन नहीं है ये गर्दन है, डैश नामक एक गहना पहनते थे, तो जो ये पहनते थे वो थे चांदी। वह अर्थशास्त्री जिसने मैक्रो शब्द 1920 में अर्थशास्त्र में शुरू किया, तो ये था रैगनर फ्रिश। बृहत अर्थशास्त्र को डैश कहते हैं, डैश भी कहते हैं। तो बृहत मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी है। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय कहलाती है, तो वो कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि प्रयोज्य आय। भारत का वित्तीय वर्ष इजी क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी, ये जो किताब है ये लिखी गई है J.M. किन्स के द्वारा। अब तक लगभग हम 4 किताबों के बारे में पढ़ चुके होंगे और चारों ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, उनके राइटर के नाम पूछे हैं। अपनी मातृभाषा या संस्कृति सीखना कहलाता है, तो ये कहलाता है एक तरह का अनौपचारिक जो है लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग। उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे विचार करना, तार्किकता, सामान्यीकरण किस प्रकार के अध्ययन में शामिल है, ये कुछ पेडागोजी से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये कहलाएंगे संज्ञानात्मक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि संज्ञान में ही हम विचार, तार्किक और जनरलाइजेशन करते हैं। निम्न में से एक अध्येताओं के विषय और सामग्री सीखने की सही तकनीक नहीं है, तो ये सभी सही तकनीक हैं, हमें याद भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए और इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया भी करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शिक्षक शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में अध्ययन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें सभी सदस्य अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान कर सकें, यह कहलाता है आपका एक तरह से कोलैबोरेटिव स्किल। ठीक है, प्रबंधन को एक डैश माना जा सकता है, तो ये कला भी है, साइंस भी है और व्यवसाय भी, प्रोफेशन भी है। ऑप्शन नंबर डी। डैश संगठनों की समाज की ओर कुछ उत्तरदायित्व हैं, तो कारोबारी, गैर कारोबारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की समाज की ओर जो है उत्तरदायित्व होते हैं। बट यहाँ पर ए और बी को अगर हम देखें वो डी में है और सी ऑप्शन नहीं है, तो हमें डी को लेकर के चलना है। डैश इंटर्नशिप प्रशिक्षण डैश का एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा कि एक बाजार संभावित विनिमयों के लिए एक क्षेत्र है? ए मार्केट इज एन एरिया फॉर पोटेंशियल एक्सचेंजेस, तो ये जो लाइन कही थी ये कही थी फिलिप कोटलर ने। अगला क्वेश्चन है वित्तीय निर्माण या वित्तीय प्रबंधन में निर्णय निर्माण शामिल है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी।
अपने व्यवहार के प्रति योजना बनाने, देखने, मार्गदर्शन देने, प्रतिक्रिया देखने की जो योग्यता है वो कहलाती है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। जाति और पुरातनता के साथ हमारी सामाजिकता के प्राथमिक तत्वों में से एक है। तो जो ये इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। डैश वे व्यक्ति हैं जिनमें लैंगिक भेद या तो अपूर्ण होते हैं या संदिग्ध होते हैं, तो उभयलिंगी, जिनको हम हर्माफेरोडाइट भी कहते हैं। लिंग के संबंध में बालकों के प्रथम सूचना स्रोत होते हैं लिंग संबंधी जो डिटर्मिनेशन के लिए जेंडर, इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर, माता पिता। अनुसंधान के लिए सर्वाधिक सामान्य तकनीक, प्रयोग क्षेत्र अनुसंधान, ऐतिहासिक विश्लेषण, ये किस में आएंगे? इसके अलावा जो केस अध्ययन है इसमें ही आएगा, क्योंकि अनुसंधान रिसर्च में ही हम इन सब का जो है यूज़ करते हैं। सामान्य तकनीक का प्रयोग करते हैं, क्षेत्र अनुसंधान यानी कि एरिया एक्सपेरिमेंट का करते हैं, फील्ड रिसर्च का करते हैं, और हिस्टोरिकल विश्लेषण और केस स्टडी का भी करते हैं। डैश शक्ति का विधिक पहलू है? प्राधिकार। डैश सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के निर्माण और साकार के सिद्धांतों को उपचारित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागरिक शास्त्र, सिविक्स। राजनीति के 3 लक्ष्यार्थ हैं: राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक शक्ति। सभी सामाजिक विज्ञान डैश के साथ एक सामाजिक जीव जैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनुष्य। मनुष्य के व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से जो जुड़ा है वो है क्या है? एथिक्स, उनकी जो नीतियां हैं, एथिक्स। मनोविज्ञान का वह तरीका जो इस पर केंद्रित है कि मस्तिष्क क्या करता है वो कहलाता है व्यवहारिकतावाद, जिसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। निम्न में से किन व्यक्तियों ने असामान्य व्यवहार के उपचार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये जो दिया है मैरी कैलिकन्स ने क्या है? एपीए की फुल फॉर्म पूछिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। डैश मनोविज्ञान की शाखा है जो संसूचन, बोध, अध्ययन, दुनिया के बारे में विचार की प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। डैश एक भविष्यवाणी है जो इस रूप में कही गई है कि उसका परीक्षण किया जाता है। तो जो परिकल्पना होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1206 से 1290 के दौरान भारत में शासन करने वाला वंश था, तो ये था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश है जो इन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। भारत में जो सबसे प्राचीन पवित्र नदी थी पूछा है, तो ये थी सरस्वती, क्योंकि ये बाकी सभी इनका भी सर्वाइवल है। सरस्वती नदी है जो ये अब जो है विलुप्त हो चुकी है। दिल्ली को अधिकार के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक था, तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के रूप में डैश के दौरान शासन किया, तो उसने 1296 से 1316 तक जो है शासन किया था। ठीक है, खिलजी वंश का जो है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आए और उसके बाद इब्राहिम लोदी, जिनसे 1526 में बाबर ने युद्ध किया था। व्यावसायिक शिक्षा का एक उदाहरण है। व्यावसायिक शिक्षा आएगी आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। जो इसका बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अनौपचारिक होती है आपकी फैमिली से, आपको याद रखना है। फॉर्मल आपकी होती है स्कूल कॉलेज में, और नॉन फॉर्मल वो होती है जो NIOS यानी कि ओपन से आपने कर लिया, इग्नू से कर लिया, ठीक है, या आपने ओपन से जो पढ़ाई कर ली वो आपकी नॉन फॉर्मल में आएगी। घर रहते हुए
या कोई काम करते हुए, इस तरह से। वह मनोवैज्ञानिक जिसने अध्ययन के पहले 3 नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयार रहना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट ये दिए थे, तो उसका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी। एक शिक्षक में वांछित एक विशेषता नीचे दी गई है, तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। अध्ययन जिसमें उद्दीपक और इन उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया दर्शाने के बीच की अंतर प्रक्रिया शामिल है, वह कहलाती है वंचन अध्ययन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। एक कारक जो अध्ययन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सहूलियतकार, फैसिलिटेटर। डैश अनन्य रूप से निजी संस्थाएं नहीं है, बाहरी बलों द्वारा ये लगातार प्रभावित होती रहती हैं, तो इसका जो सही आंसर है उक्त सभी। 182 क्वेश्चन नंबर, लोग जिस प्रकार के हैं वैसे हैं, ये किसकी वजह से है? तो उक्त सभी, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। डैश होने की संभावना तब अधिक होती है जब सामाजिक बंधन जो लोगों को बांधते हैं वे अधिक कमजोर या अधिक मजबूत होते हैं, तो इसका सही आंसर है आत्महत्या। डैश सामर्थ्य प्राप्त करता है क्योंकि ये पीढ़ी से पीढ़ी को जाता है, तो इसका सही आंसर है संस्कृति। जब सामुदायिक बंध कमजोर होते हैं तब लोग कैसा महसूस करते हैं? वो करते हैं जुड़ाव रहित और अकेला महसूस। अगेन मैं आप सभी को कि जो प्रीवियस 100 क्वेश्चन है इस पेपर के TGT SST मेल, इसके 100 क्वेश्चन पार्ट 1 के मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 186 क्वेश्चन नंबर है, डैश युग को पूर्व कैम्ब्रियन काल भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑकियन युग। कौन सा भारतीय भौगोलिक विभाग का एक भाग नहीं है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है ये एक भौगोलिक भाग नहीं है। पठारी भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियों में अरावली, मालवा पठार और विंध्य श्रेणी शामिल है। भारतीय एशियाटिक प्लेटों के बीच महाद्वीप से महाद्वीप का टकराव 45 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ। निम्न में से कौन सी नदी द्रोणी नहीं है? तो ये जो रिवर बेसिन नहीं है, लूनी नदी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी। किसे राज्य की आत्मा कहते हैं? तो राज्य की आत्मा जो है वो न्यायपालिका को कहा जाता है। वुड्रो विलियम के अनुसार एक निश्चित क्षेत्राधिकार में कानून कौन संगठित करता है? तो ये जो एक निश्चित क्षेत्र में जो कानून संगठित करता है ये करता है राज्य। दलों की अंतर्निर्भरता और उसके वातावरण और उसके बीच किसी प्रकार की एक सीमा जो है वो कहलाती है प्रणाली, सिस्टम। वह अर्थशास्त्री जिसने गुणक की संकल्पना अर्थशास्त्र में शुरू की तो वो थे RF खान। उत्पादक के कारक क्या क्या हैं? तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर A ये हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। एक सामान्य कारोबार चक्र की प्रावस्था है, चढ़ाव आता है, मंदी आती है, अवसाद आता है, तो ये पुनर्जीवन और समृद्धि। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। डैश किराए, मजदूरी और ब्याज के बाद बचत है, तो आय, कर, लाभ, उक्त सभी। व्यक्तियों, परिवारों, संस्थाओं, उद्योगों का आय का जो योग है वो कहलाता है GDP, सकल घरेलू उत्पाद। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपको वेरिएशन मिल जाए, पर फिर भी कोई नहीं, आप समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।